Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are doing well. Today we will discuss similarity and congruency. पिछले टॉपिक के अंदर बेटा मैंने कॉन्ग्रेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में इंशाल्लाह सिमिलरिटी को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और सिमिलरिटी में सीआईज हमारे लिए क्या कुछ हमसे रिक्वायरमेंट है सीआईज के लिए, तो वो देख लेते हैं हम लोग पहले। कि कहा जा रहा है सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड गिव सिंपल एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्विंग सिमिलरिटी, कैलकुलेट लेंथ्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, हमें सिमिलर फिगर्स की अननोन लेंथ फाइंड आउट करनी होंगी। यूज द रिलेशनशिप्स बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स with corresponding results of similar figures and extension to volumes and surface area of similar solids। और यहाँ मेंशन नहीं, वॉल्यूम्स के साथ साथ मासेस को भी डिस्कस करना होता है हमने इस टॉपिक के अंदर। और इंक्लूड शोइंग दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इंक्लूड्स यूज ऑफ स्केल फैक्टर। ये सब कुछ हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सिमिलर शेप्स, 2D एंड 3D शेप्स। 2D शेप्स में हम एरियाज को डिस्कस करेंगे, 3D शेप्स में हम वॉल्यूम्स और मासेस को डिस्कस करेंगे। सिमिलर शेप्स के प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर शेप्स हमने डिस्कस करनी है। एस और डबल सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट के जो है सिमिलरिटी टेस्ट वो डिस्कस करेंगे हम। एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 8B बुक 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11B 12B के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पास्ट पेपर के भी कुछ क्वेश्चन सब बता दिए कि एक एक दो दो पार्ट सॉल्व करके देखेंगे। फिर इंशाल्लाह जो आप प्रॉब्लम होगी तो मजीद आगे फर्दर वीडियोस में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट आर सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप्स हैं क्या? सिमिलर शेप्स इज बेसिकली similar shapes are enlargements of each other using a scale factor। सिमिलर शेप्स जो होती हैं वो एक दूसरे के enlargement होते हैं। enlargement से मुराद क्या है? enlargement से मुराद बेटा ये है कि फॉर सपोज अगर मैं कहूँ कि ये वाली साइड 1 है हमारे पास, इफ दिस साइड वी हैव इज 1 मीटर्स, लिख क्यों नहीं रहा भाई? लेट अस सपोज दैट वी हैव गिवन दिस साइड 1 meters and this side corresponding side 2 meters। This side is, let's suppose, 2 meters, this is for 4 meters। 1 is the double of 2 is the double of 1 and 4 is double of 2। ये 5 गिवन है, ये 10 मीटर्स गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं 10 is double of 5। और ये 3 है और ये 6 है, तो मैं कह सकता हूँ अगर इस पूरी शेप के तमाम लेंथ्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दूँ तो इसके तमाम लेंथ्स बन जाएंगे। ये स्केल फैक्टर, हम ये कह सकते हैं लेट्स जस्ट सपोज दैट दिस इज ए बी सी एंड डी एंड दिस शेप इज गिवन एज ई एफ जी एंड एच। सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज enlargement of, sorry, ए बी सी डी नहीं, ई एफ जी एच is enlarged image of A B C D by स्केल फैक्टर ऑफ 2। इस पूरे शेप को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ई एफ जी एच बन जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से अगर गौर करें तो ये हमारे पास 5 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 6 है और ये 18 होते हैं। द सेम वे अगर मैं इस पूरे शेप को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगी कंप्लीट 15 18 12। हम ये कह सकते हैं दिस स्मॉल ट्राइंगल इज 1/3 ऑफ दिस बिग ट्राइंगल, या दिस बिग ट्राइंगल इज 3 टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा और इस पूरे ट्राइंगल को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। इसी तरीके से इस पे गौर करो तो बेटा ये भी शेप एक दूसरे की डबल है। ये सिमिलर शेप की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से एक और दूसरी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पर। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी है? मैंने लिखी है यहाँ पर सिमिलर शेप्स हैज द सेम शेप एंड दे कैन बी सेम और डिफरेंट साइज। सिमिलर शेप्स जो हैं वो सेम शेप होंगे और इनके सेम, जो ये मतलब सेम शेप होंगी और जो इनके साइजेस जो हैं वो सेम हो सकते हैं हमारे पास। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज मजीद आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के तहत हमें प्रूफ करवाना पड़ता है कि शेप सिमिलर है या नहीं है। देखते हैं आगे क्या कुछ है। प्रॉपर्टीज सारी की सारी ये गिवन है भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर शेप्स क्या कहती हैं? ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो शेप्स आपस में सिमिलर हो सकती हैं, सिमिलर होंगी लाजमी। यानी फॉर सपोज अगर मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल मेरे पास यहाँ गिवन है
ए बी सी एक और ट्राइंगल यहाँ गिवन है मेरे पास, लेट सपोज डी ई और एफ, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसके इन तीनों ट्राइंगल से सम लेंगे तो वो भी 180 के बराबर आएगा, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 180 के बराबर रहेगा। तो साइज या ट्राइंगल के साइज के मुताबिक एंगल्स के सम तो चेंज नहीं होगा ना, एंगल्स तो 180 से ऊपर नहीं निकल सकते। तो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ शेप आपस में सिमिलर होंगी लाजमी। कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सिमिलर लाजमी होंगी। इसी तरह है ऑल द रेशियोज ऑफ corresponding sides are equal, triple S similarity test, if two ratios corresponding sides of two triangles are equal and the pair are included also equal, then the two triangles are equal SS similarity test। अच्छा, ये तीन हमारे पास similarity tests हैं। और उसके बाद जो तीन है ये बेसिकली क्या है, सिमिलर शेप्स का एरिया, कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज का रिलेशन है, वॉल्यूम्स का रिलेशन है और मैसेज का रिलेशन है। ये तीन हमारे पास रिलेशन हैं और ये तीन हमारे पास यहाँ पर टेस्ट हैं। इनको फर्दर डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रख लीजिएगा। वीडियो को आखिर में, वीडियो के लास्ट में जो है इनको दोबारा से तफसील से हम चेक कर लें कि सब कुछ हमने वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया या नहीं किया। आगे चलते हैं, हम चेक करते हैं बेसिकली कि सिमिलरिटी टेस्ट हैं क्या क्या। सिमिलरिटी टेस्ट क्या क्या है बेटा, सिमिलरिटी टेस्ट हैं बेसिकली इस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एक्सप्लेन योर आंसर। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में चेक किया था कि पहले चेक कर ले कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें पता, हमने बताया बी और क्यू का एंगल सेम है, तो मैं क्या कहूंगा कि बी शुड बी मैप्ड ऑन क्यू। इसी तरीके से सी और पी का तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम अननोन एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी एक एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ एंगल ए बी सी बराबर होगा 180 माइनस 70 माइनस 49 के बराबर, तो 180 माइनस 70 माइनस 49 विल बिकम 61 डिग्रीज। एंगल ए आ गया हमारे पास 61 डिग्रीज, दिस इज 61 डिग्रीज। अगर ये 61 है तो बेटा अल्टीमेटली ये भी 49 ही होगा, क्या खैर, क्योंकि 70 दोबारा माइनस करके देखोगे एंगल आर के लिए तो ये भी 49 डिग्रीज ही आएगा। ठीक है, तो क्या ख्याल है, ए मैप करेगा हमारे पास, ए का एंगल भी 61 है और पी का भी। ए शुड मैप्ड ऑन पी, बी शुड बी मैप्ड ऑन क्यू एंड सी शुड बी मैप्ड ऑन आर। सबसे पहले हमने ये लिख दिया, जो हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि अब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, दिस इज ए बी सी, दिस वन ए बी सी, ए से बी से सी, पी से क्यू, क्यू से आर, एंगल पी क्यू आर बराबर हमारे पास 70 डिग्रीज के गिवन है हमें ये। इसी तरीके से अगर हम चेक करें एंगल बी ए सी जो हमने फाइंड आउट किया है 61, और एंगल क्यू पी आर ये भी हमारे पास गिवन है 61 के बराबर। दो एंगल्स बराबर होंगे तो अल्टीमेटली तीसरा एंगल भी बराबर होगा, जो कि हमारे पास है एंगल ए सी बी लाजमी तौर पर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। तीसरे के लिए हमें जरूरत नहीं होती लिखने की, लेकिन लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं अगर तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, दो अगर इक्वल है तो अल्टीमेटली तीसरे बराबर होगा, तभी इसको डबल ए सिमिलरिटी टेस्ट कहते हैं, दो एंगल्स की वजह से। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि अगर दो इक्वल होंगे तो मतलब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं ट्राइंगल के। इट मींस दो, मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर triangle ABC is similar to triangle PQR, और आगे रीजन देते हैं बाय डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, और अगर बुक में देखेंगे प्रूफ तो इसके आगे रीजन इस तरह लिखा हुआ है, पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट दिए, बिकॉज टू पेयर्स ऑफ corresponding angles are equal। चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख लो, इसके बाद ये चाहो सिर्फ इतना लिख लो, जिसको मैं ऑरेंज से लिख रहा हूँ, ये तो लिखना ही लिखना है लाजमी कि कौन से सिमिलर शेप्स हैं। अच्छा, जिस तरह हम कॉन्ग्रुएंट में कहते थे ना कि वो दोनों शेप्स आपस में इक्वल है कॉन्ग्रुएंट में, सिमिलरिटी के लिए साइन कोई नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। इस तरीके से कुछ लोग बच्चे साइन बना देते हैं, सिमिलरिटी के साइन नहीं है बेटा हरगिज भी है, इसको ये मत बनाना। ठीक है,
उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन में मजीद, आगे देखते हैं क्या कुछ है। सेकंड टेस्ट, ट्रिपल एस सिमिलरिटी टेस्ट। ट्रिपल एस में साइड 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 ऑल द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दोनों जो साइड्स हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि एक शेप दूसरे की डबल है तो एक पर्टिकुलर रेशियो से बढ़ रही है ना। जब मैंने पीछे ट्रायंगल शेप को जिक्र किया था, मैंने कहा था कि एक शेप दूसरे के डबल, यहाँ चेक कर लेते हैं दोबारा से। मुझे नजर आ रहा है सबसे शॉर्टेस्ट साइड 2 है, यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट साइड 4 है। तो मैं कह सकता हूँ कि डी अपॉन क्यू पी, डी अपॉन क्यू पी बराबर है हमारे पास 4, सॉरी नॉट 4, डी हमारे पास 2/4, जो कि बराबर है 1/2 के। इधर रेशो सेम है, तो साइड्स मतलब इसका रेशो 1/2 आ रहा है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ उससे बड़ी साइड 3 है, 3, और इधर पे 4 से बड़ी साइड कौन सी है, 6 है। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ ओवर क्यू आर बराबर है 3/6 के, विच इज ऑल्सो 1/2। एंड अगेन वी कैन से दैट दिस डी एफ ओवर पी आर बराबर है बेटा 4/8 के, विच इज ऑल्सो 1/2। We can see that all ratios are same. So again, therefore, triangle DEF is equals, not equals to, DEF is similar to triangle PQR by, चाहो तो आप वो लिख दो, ऐसा ऐसा सिमिलरिटी टेस्ट बुक में आपको इस तरह से गिवन है, बिकॉज द रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल। इतनी लंबी स्टेटमेंट लिख दो चाहे पूरी, चाहे इसको सिंपल ये भी लिख सकते थे, एस 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 सिमिलरिटी टेस्ट रीजन। जो दिल करे, चाहे ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिखो, चाहे सिर्फ इतना लिख दो, लेकिन ये लास्ट में लिखना है ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है भाई, इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। मजीद आगे चलते हैं। Third test is SAS similarity test. What is SAS similarity test? If two ratios of corresponding sides, यहाँ पे एक साइड यहाँ नोन है, दूसरी ये नोन साइड है, एक नोन साइड यहाँ नोन है, दूसरी नोन साइड ये है। If two ratios of corresponding sides of two triangles are equal, अभी रेशियो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, and the pair of included angles are also equal। इन दोनों नोन साइड्स का जो एंगल है वो कौन सा इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए लाजमी तौर पर। यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी वाला हमें, जो हमने कांग्रेस टेस्ट में जिन बातों का ख्याल रखा था कि जो आपका एंगल है वो लाजमी तौर पर वी बनना चाहिए, यहाँ पर भी इस तरह से वी शेप बननी चाहिए। जब वी बनेगा तो इंक्लूडेड एंगल सेम होना चाहिए। ये नहीं कि दो साइड ये वाले गिवन है एंगल, तीसरा आपको ये वाला गिवन हो, ऐसा नहीं है। जिन दो साइड्स के रेशियो की बात करेंगे उसका एंगल भी इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो उसके तहत फिर हम सिमिलरिटी टेस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल कैमरा चेक करते हैं। चले भाई, हम कह सकते हैं कि 3 और 4.5 शॉर्टेस्ट साइड्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी ओवर पी क्यू बराबर है 3/4.5। और बेटा डेसिमल पॉइंट ऊपर से हटाओ, नीचे से हटाओ, आगे एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो 15 2 30 हो जाएगा, 15 5 45 हो जाएगा। इसको कैंसिलेशन करवाइए बेटा, मैंने यहाँ पे 15 2 30, 15 3 45, ये मैंने गलत गलत लिख दिया यहाँ पे, 5 नहीं 15 3 तो ये आ जाएगा बेटा 2/3, 2/3। ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि तीसरी दूसरी जो साइड है हमारे पास वो है बी सी ओवर क्यू आर। दिस इज बी सी एंड दिस इज क्यू आर। सो वी कैन से दैट BC is 5 centimeters and QR is 7.5। In the same way, decimal हटाओ, ऊपर जीरो लगाओ, 25 2s are 50, 25 3s are 75 is equals to 2/3। ये भी 2/3 आ रहा है, दो रेशियो सेम आ रहे हैं, और इंक्लूडेड एंगल हमें नजर आ रहा है कि एंगल ABC बराबर है एंगल PQR के, जो के 70 के बराबर है। दो इक्वल एंगल भी आ गए, हमारी स्टेटमेंट पूरी हो गई। टू रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, टू रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आ रहे हैं, और तीसरे स्टेटमेंट एंड द पेयर ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स आर आल्सो इक्वल।
पेयर ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, देयर फोर, अगेन देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय, ये लिख दिया, फिर आगे फिर कंप्लीट लिखना है कि टू ratios of corresponding sides and one angle are equal। या तक के बात समझ में आ गई? इसके बाद फिर क्या करोगे आप, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो जो मैं पीछे बता रहा हूँ मैं, या तो कंप्लीट स्टेटमेंट, इस कंप्लीट स्टेटमेंट के बाद आप ये भी लिख सकते थे कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट। ये भी आपका वैलिड आंसर जो था वो काबिल कबूल होता। उम्मीद है कि यहाँ तक के आपको बातें समझ में आ रही होंगी बेटा। मजीद आगे चलते हैं वीडियो में। इसके साथ ही बेटा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने वीडियो में, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द सिमिलर ट्रायंगल्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई, ऑल लेंथ्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें अननोन साइड्स और फाइंड आउट करने सिमिलर शेप्स के, जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था पीछे कि हमें सिमिलर फिगर्स की अननोन साइड्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो मैंने उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले करना है कि आइडेंटिफाई द सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स अगर आइडेंटिफाई करना है तो बेटा सबसे आसान काम ये होता है कि हम एंगल्स के रिस्पेक्ट से सिमिलर ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ए इज द कॉमन पॉइंट ऑफ आवर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ से हाईलाइटर से दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, तो हमें नजर आ रहा है कि ए इज द कॉमन पॉइंट फॉर दिस ट्रायंगल ए बी सी, एंड अगेन वी कैन से दैट ट्राइंगल, ग्रीन वाला इसका बना रहा हूँ, ट्राइंगल ए डी से इन दोनों कॉमन पॉइंट जो है, कॉमन एंगल एंगल ए है। इसी तरीके से अगर मैं गौर करूँ यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इट मींस दीज टू एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे पैरेलल लाइंस के, ये दोनों एंगल्स येलो वाले एंगल्स बराबर हो जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये जो ब्लू वाले एंगल्स हैं, दीज टू एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि अगर पैरेलल लाइंस होंगी आपस में तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। बिल्कुल सेम वे में ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ भी बराबर है, ये येलो वाले एंगल्स भी बराबर हैं। और हमें पता है कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों शेप्स आपस में सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर शेप्स हैं तो हमें ये बात भी पता है कि इनकी साइड्स का रेशो जो होगा वो बराबर होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों सिमिलर शेप्स हैं तो क्या ख्याल है, ए की ऑपोजिट साइड एक्स है और ए की ऑपोजिट साइड 12 है। आप हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जो आपकी साइड है वो डिपेंड कर रही होती है ऑपोजिट एंगल के ऊपर। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप यहाँ पे इस तरह से नहीं, सॉरी, जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी ऑपोजिट साइड बढ़ेगी। तो हमेशा अगर इसके सिमिलर साइड कौन सी होगी, एक ही सिमिलर साइड होगी बेटा एक्स और 12। तो हम कह सकते हैं कि बी सी ओवर डी ई सिमिलर साइड्स इज इक्वल्स टू, और फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके स्मॉल ट्राइंगल बी की, तो ये ए सी ओवर इस बड़े वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसका इक्वल एंगल ये वाला था डी वाला, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए ई कंप्लीट। देखो फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा हमने भी क्या क्या देखा था, हमने पूरे इसके अंदर हमने ये देखा था कि ए जो है कंप्लीट कॉमन एंगल है दोनों के लिए। हमने ये देखा था कि येलो वाले एंगल्स दोनों बराबर हैं आपस में, और हमने देखा था कि ये दोनों ब्लू वाले एंगल्स आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है, सिमिलर साइड्स भी इनकी ऑपोजिट साइड्स ही होंगी। तो मैंने कहा अगर फॉर सपोज दिस रेड एंगल इज कॉमन फॉर दिस एक्स एंड दिस 12, so we can write here as BC upon, so we can write here as like, मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि x अपॉन डी ई कितना है, 12 है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे इसको इस तरह से। और फिर इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ग्रीन वाले एंगल्स बराबर है तो ग्रीन के ऑपोजिट एंगल यहाँ 12 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 ओवर इसके इक्वल एंगल दूसरा वाला ग्रीन यहाँ पर था, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सी है पूरी कंप्लीट बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ए विच इज 12 प्लस 4 विच मीन्स 16। इफ दिस इज 12 एंड दिस इज 4 देन दिस विल बिकम कंप्लीट 16। सो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 अपॉन 16 इंटू 12 विच मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं कैंसिल आउट कर लूँ बेटा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 4 4 16, 4
3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, विच मीन्स x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। यूनिट लास्ट में लिखना बेटा, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सिमिलर वे में अब मुझे नजर आ रहा है कि ब्लू वाला एंगल है ना, यहाँ पे y के लिए क्या करेंगे हम, ये ब्लू वाला एंगल कौन सा है, y का ऑपोजिट एंगल, और ये ब्लू वाला एंगल पूरा y+6 का। पहले पहले नोट कर लो कि दो नोन साइड्स कौन सी हैं हमारे पास, दो नोन साइड कौन से हैं, 12 है और 16 है ना। यानी मैं कह सकता हूँ इस ग्रीन वाले एंगल के लिए 12 है, फिर से मैं लिख सकता हूँ इधर 12 अपॉन इस पूरी लेंथ के लिए क्या है, 12 + 4 16। यानी कौन कौन सी मैंने बात की, मैंने इस 12 की बात की, मैंने किसकी बात की बेटा, मैंने बात की इस साइड 12 की और इस पूरी साइड की 12 + 4 की। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी बात की है तो, और इसी तरीके से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस ब्लू वाले एंगल के लिए दिस वन वाई की, और बड़ी वाले इसके रिस्पेक्ट से, यानी अगर मैं मार्कर चेंज करूँ, अगर मैं इस वाई की बात कर रहा हूँ तो इसके रिस्पेक्ट से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पूरे कंप्लीट y+6 की। क्यों, क्योंकि इस ब्लू वाले पिंक वाले ब्लू एंगल का जो मैंने पिंक मार्क किया वो क्या है, पूरे कंप्लीट y+6 है। तो मैं लिख सकता हूँ y अपॉन नॉट वाई, हाँ y अपॉन कंप्लीट y+6। तो सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको, जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, विच मीन्स 3/4 इज इक्वल टू y अपॉन y+6, यानी 3 × y+6 इज इक्वल टू 4y, यानी 3y इज इक्वल टू 6 3 ज़ा नॉट इक्वल टू 3y प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 4y, 3y -4y इज इक्वल टू -18, -y इज इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, y इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटा, इधर इसमें जहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लीजिएगा मुझसे। चलते हैं आगे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी इसी पैटर्न पर सेम है, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। पार्ट सी में थोड़े से मसले हो सकते हैं, पार्ट सी में आपको सिमिलर शेप्स इतनी आसानी से नजर नहीं आ रही है, तो बेटा इसको देखें कौन सी शेप किसके कॉन्ग्रेट है। पार्ट सी में आपको एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, दूसरा कंप्लीट ट्रायंगल ए डी ई गिवन है, और आपको कहा हुआ है कि ए बी सी इज इक्वल टू ए ए डी। ए बी सी दिस एंगल और ए ए डी दिस एंगल, दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, जिनका ब्लू ब्लू सा मार्क हुआ है, इसको छेड़ नहीं रहा ना मैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अब देखते हैं कि क्या ख्याल है, मैं कह सकता हूँ दिस ए इज द कॉमन पॉइंट फॉर दिस टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई के दोनों के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट है, जो मैंने पिंक से मार्क किया है मैंने। इसी तरीके से फिर तीसरा क्या रह जाएगा, तीसरा रह जाएगा बेटा मेरे पास येलो वाला एंगल, ये येलो एंगल और ये येलो एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर से सुन लो, अगर मैं दो दो सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, कि अगर मैंने कहा कि ये पिंक वाला एंगल इक्वल है ए बी सी के लिए और ए डी ई के लिए, क्योंकि दोनों का कॉमन एंगल, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी दिस स्मॉल ट्राइंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए डी ई दिस बिग ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए ए कॉमन पॉइंट है ना, ए कॉमन पॉइंट है, जिसका मतलब है दोनों कॉमन एंगल यहाँ मौजूद है हमारे पास। जो एंगल इस छोटे ट्राइंगल के लिए होगा बड़े वाले के लिए भी होगा। और ये ब्लू वाले एंगल हमें गिवन है यहाँ पर, ये हमसे कहा हुआ है कि एंगल ए से बी से सी दिस ब्लू मार्क्ड एंगल, and angle A से E से D, this blue marked angle, these two angles are equal to each other. In the same way, if two angles are equal, if two angles of triangle are equal, then ultimately the third angle will also be equal by sum of interior angle of triangle. So I can mark here these yellow angles, और इनके मुताबिक अब हमने काम करना है ना, तब इसको ढूंढना है, जरा ध्यान से काम करना, तवज्जो के साथ करोगे कैसे बेटा, बिल्कुल ध्यान से हमें देखना है। पहले देख लो कि नोन साइड्स कौन कौन सी गिवन है। अगर मैं देखूं तो ये 3 गिवन है मुझे, जिसको मैंने येलो से मार्क किया है, और अगर मैं देखूं तो ये पूरा 6+3 ये कंप्लीट, इसको भी येलो से मार्क कर रहा हूँ मैं। 3 और 6+3 दोनों नोन साइड्स गिवन है, सिमिलर साइड जो भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि येलो के अपोजिट साइड यहाँ पे 6+3 है और येलो के अपोजिट साइड यहाँ पे 3 है। तो क्या ख्याल है, मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन कंप्लीट ए ई, एक रिलेशन तो ये बराबर आ जाएगा, ए बी अपॉन कंप्लीट ए ई बराबर है। दूसरा रिलेशन कौन सा है, ब्लू के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी अपॉन, इसको ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं लिख सकता हूँ बेटा ब्लू की अपोजिट साइड मतलब ए सी दिस वन, ए सी अपॉन ब्लू इधर अपोजिट साइड कंप्लीट क्या है, ए डी, ये ब्लू की ये थी हमारे पास ए से दिस वन, और यहाँ पे कंप्लीट क्या है ब्लू वाली ए डी, बराबर है थर्ड वन,
पिंक की ऑपोजिट साइड 4 है, तो पिंक की ऑपोजिट साइड अगर यहाँ 4 है विच मीन्स बी सी, तो यहाँ भी कितनी होगी ऑपोजिट साइड एक्स विच मीन्स डी ई। ये कंप्लीट रेशियोज बराबर होंगे, हमें पता है सारे रेशियोज इक्वेट कर दिया मैंने। सिमिलर साइड्स देख लें, पर सिमिलर साइड्स कौन से। अब सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, दो दो रिलेशन अलग करेंगे। पहला रिलेशन ले सकता हूँ ये वाला कंप्लीट, यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए ई बराबर है ए सी अपॉन ए डी के। व्हाट इज ए बी? ए बी इज 3 डिवाइड बाय व्हाट इज ए ई? ए ई इज बेसिकली कंप्लीट 6 + 3 9, यहाँ 6 + 3 मेंशन कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो आपको। और ए सी इज 6 एंड ए डी इज y + 3। ए सी इज 6 एंड ए डी इज y + 3। पहले मैंने कहा ए बी अपॉन, नहीं गड़बड़ कर दी बेटा मैंने यहाँ पे, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा था कि ए बी, हाँ तो सही सही तो किया था बल्कि, सही किया सही किया। ए बी हमारे पास है दिस वन 3 एंड ए ई हमारे पास 6 + 3 9 है। सही है, बिल्कुल सही, येलो के बुलेट एंगल सारे। और ए सी है बेटा 6, और इसके ब्लू वाले के अपोजिट साइड है ए डी है y + 3। यहाँ से y निकल सकता है पहले हमारे पास, यानी मैं लिख सकता हूँ 3/9 इज इक्वल टू 6/y + 3। यानी ये हो सकता है, कैंसिल आउट करूँ तो 1/3 होगा। 1/3 इज इक्वल टू 6/y + 3। यानी हम कह सकते हैं y + 3 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मुताबिक, और 6 × 3 = 18 हो जाएगा वहां जाके, और y की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है भाई। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम कर सकते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट को, यानी x के लिए काम कर सकते हैं। नोन साइड कौन सी, ए बी और ए ई। येलो के अपोजिट साइड नोन है ना, मैं 3/9, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करवा लो। यानी हम कह सकते हैं ए बी अपॉन ए ई बराबर हो सकता है बी सी अपॉन डी ई। तो ए बी आ जाएगा हमारे पास 3/6 + 3 इज इक्वल टू बी सी। वॉट इज बी सी? बी सी इज 4 and DE is x, 4/x. So we can write here 3/9 is equals to 4/x. And by doing cross multiplication, we can write here 3x is equals to 9 4s are 36. X is equals to 36/9. X is equals to 4 सेंटीमीटर्स। एक्स का आंसर आ गया बेटा 4। कुछ गड़बड़ कर दिया, x4 कैसे आ सकता है? इसके साथ ही बेटा आगे बढ़ते हैं, हम एक और रिलेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और रिलेशन कौन सा यूज कर सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ ही बेटा मजीद फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। एक्स के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी ओवर ए ई, जो नॉन साइड्स हैं हमारे पास ए बी ओवर ए ई बराबर है हमारे पास बी सी ओवर डी ई। ये जो मैंने पूरा ब्लू से मार्क लगाया हुआ है यहाँ पे कंप्लीट। ए बी मेरे पास कितना है, ए बी है बेटा 3 ओवर ए ई, हमारे पास कितना है, ए ई हमारे पास 6 + 3 विच मीन्स 9 इज इक्वल्स टू, बी सी है हमारे पास 4, बी सी इज 4 एंड DE is complete x which means x। तो मैं कह सकता हूँ 3/9 इज इक्वल टू 4/x। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x इज इक्वल टू 4 × 3, यानी x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसका पार्ट भी आपने खुद से लिख के देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो ये आप कंप्लीट इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
लेट अस मूव फॉरवर्ड। एरिया ऑफ सिमिलर शेप्स, एरिया ऑफ सिमिलर शेप्स में बेटा इसका रिलेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर फिगर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स। यानी बात क्या, रेशियो है बेसिकली हमारे पास A1 ओवर A2 बराबर है बेटा L1 ओवर L2 के स्क्वायर के। यानी हमने क्या कहा? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर शेप्स, दो सिमिलर शेप्स नजर आ रही है हमें, इन दोनों के एरियाज के रेशियो बराबर होगा, इज इक्वल टू द, बराबर है, इज इक्वल टू द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ सिमिलर, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर लेंस। जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर लेंस कोई सी भी, जैसे 8 और 12 में गिवन है, इनके रेशियोज बराबर है। अच्छा, फॉर सपोज मुझे एरियाज का रेशियो निकालना हो तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर मुझे लेंस का रेशियो निकालना हो यहाँ पर, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, और L1 ओवर L2 इज इक्वल टू, स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 अपॉन A2। तो बेटा दोनों फॉर्मूले जहन में रख लेना, इसके मुताबिक आपने काम करना है। अच्छा, अगर यहाँ मैं चेक करूँ A1 को मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे A1 की जगह A1 रख देता हूँ। A2 48 है, अगर A1 मैंने ऊपर रखा है तो इसका मतलब है इसकी सिमिलर लेंस भी ऊपर L1 को 12 रखूंगा मैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वाड्रिलेटरल के मैंने A1 का है तो L1 भी बड़े क्वाड्रिलेटरल का 12 कहना पड़ेगा। अपॉन L2 कितना है बेटा? 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे हम, यानी आ जाएगा बेटा A1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा, A1 अपॉन 48 इज इक्वल्स टू, यह हो जाएगा बेटा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, विच मीन्स 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ मजीद सिंप्लीफिकेशन करूंगा मैं, A1 अपॉन 48 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4, A1 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 48, A1 इज इक्वल्स टू, बस साफ लिख दूं मैं, 48, A1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 9 इंटू 12, और A1 इज इक्वल्स टू 12, 12 इंटू 9 बिकम 108 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। और मजीद आगे चलते हैं मजीद क्वेश्चंस के लिए आगे। वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर शेप्स डिस्कस करना है हमने। वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर शेप्स का मतलब ये हो जाएगा, इसमें भी रिलेशन सेम है बेटा, यहाँ 3 डायमेंशन है तो इसका रिलेशन लिख लो, इसका रिलेशन याद रख लो कि V1 अपॉन V2 बराबर है L1 अपॉन L2 के होल क्यूब के 3 डायमेंशन के लिए। इस तरीके से अगर मुझे लेंथ लेंथ का रिलेशन चाहिए होगा तो मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ V1 ओवर V2 बराबर हो जाएगा बेटा लेंथ के रेशो के L1 अपॉन L2 के। ये दोनों रिलेशंस आपने दोनों के मतलब एक ही याद रखोगे, क्यूब दूसरी जगह जाके क्यूब रूट बना दोगे। और हमेशा याद रखो बेटा, चाहे रेडियस की बात की जाए, रेडियस भी लेंथ में काउंट होगा। यहाँ पे दो कोन्स गिवन है आपके पास, वर्टिकल हाइट की बात कर लेना, अगर सिमिलर वर्टिकल हाइट्स गिवन है तो ये भी लेंथ में काउंट होंगे। इस तरह से अगर स्लैंट हाइट की बात करेंगे, दो सिमिलर स्लैंट हाइट्स गिवन होंगी, तब तो वो भी L1 अपॉन L2 की जगह वो चीजें रखी जाएंगी, हमेशा ये बात याद रखेंगे इनके। आप कहेंगे सर ने तो बताया था कि लेंथ का रेशियो या तो रेडियस है या यहाँ पे तो हाइट है, इसका H1 अपॉन H2 भी बेसिकली हाइट भी लेंथ ही है। हाइट इज ऑल्सो अ लेंथ, हाइट इज ऑल्सो अ वर्टिकल लेंथ बेसिकली। तो इसका ख्याल रखते हुए आपने काम करना है। आपको यहाँ दो लेंस गिवन है, यानी मैं इस शेप के ऊपर, दो कोन्स की शेप के ऊपर आसानी से लगा सकता हूँ कि वॉल्यूम वन आपको गिवन है 16.2 डिवाइड बाय वॉल्यूम टू, हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू L1 इज 6, अगर वॉल्यूम वन मैंने स्मॉल वाला रखा है यहाँ पे तो इसको भी 6 को ऊपर रखूंगा मैं, डिवाइडेड बाय लेफ्ट टू इज 10 का होल क्यूब। फिर सिंप्लीफाई कर लो इसको थोड़ा सा, 16.2 को ऐसे ही छोड़ोगे, V2 को ऐसे ही छोड़ोगे, यहाँ पे ये को मैं कर सकता हूँ, 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10, यानी ये हो जाएगा 3/5 का कंप्लीट क्यूब। एंड वी कैन राइट हियर एज 16.2 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब इज 27 एंड 5 का क्यूब इज 125, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16.2 मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाइड बाय 27। और अगर मुझे V2 अकेला करना है यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ V2 बराबर आ जाएगा 16.2 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 27। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं बेटा कैलकुलेटर से क्या आंसर आ रहा है। By using calculator we can see this 16.2 multiplied by 125 divided by 27 is 75। सो आर रिक्वायर्ड आंसर इज, बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया, इसको सही किया है मैंने। 16.2 इंटू 125 इज 2025 डिवाइड बाई 27 इज 75। जी हाँ, बिल्कुल 75
क्यूबिक सेंटीमीटर्स यूनिट लाजमी लिखेंगे बेटा, वरना मार्क्स कट जाएंगे। सब कुछ सही होने के बाद सिर्फ यूनिट नहीं लगाओगे तो एक नंबर कटवा दोगे अपना फजूल का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसी तरह से। मजीद इसके एग्जांपल्स करके देखेंगे। आप नहीं होंगे तो मुझसे पूछेंगे। बेटा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने लिया है बुक का यहाँ पे। मासेस ऑफ सिमिलर शेप्स की बात कर रहे थे, तो मास के साथ साथ मैंने कहा बुक में एक अच्छा सवाल था थोड़ा सा चेंज, तो वो भी देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। द रेशियो ऑफ द masses ऑफ टू सॉलिड्स इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंस। बेटा मास की बात करो या वॉल्यूम की बात करो, यहाँ पे एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम के अंदर ही कुछ मास मौजूद होगा ना 3D शेप के अंदर। तो उसका रिलेशन भी क्या होगा कि मासेस का रेशो बराबर है इनके सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के क्यूब के। वही जो हमारे V1/V2 बराबर था L1/L2 के क्यूब के। बिल्कुल बस V1 हटा के हमने मास के 3 डायमेंशन में मास और वॉल्यूम से दोनों सेम ही चीजें होंगे, तो M1/M2 बराबर होगा, यही बात, द रेशियो ऑफ द masses ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स। द रेशियो ऑफ द masses ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स मतलब M1/M2 इज इक्वल टू बराबर है द क्यूब ऑफ द रेशियो, क्यूब ये आ गया, टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स L1/L2 क्यूब के बराबर होगा। या फिर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को वैसे ही लिख सकते हैं, क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे M1/M2 के ऊपर। और अगर मुझे लेंथ का रेशियो चाहिए होगा मास से रिलेटेड, तो मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। ठीक है भाई, अब सवाल देखते हैं। द masses of two similar plastic boxes are 8.58 kg and 4.29 kg। मास वन हमें गिवन है बेटा 8.58 kg एंड मास टू हमें गिवन है बेटा 4.29 kg। सो गिवन दैट द फर्स्ट बॉक्स हैज अ बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब बेटा बेसिकली एरिया ही है। बेस एरिया वन इज इक्वल टू 12.94 मीटर स्क्वायर्स। फाइंड द बेस एरिया, यानी एरिया टू हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द सेकंड बॉक्स। अच्छा यहाँ पे अगर मुझे M1 और M2 एरियाज निकालना है, तो मैंने पीछे रिलेशन पढ़ा था कि उस लेंथ गिवन होनी चाहिए। क्या ख्याल है, इस M1 और M2 से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं ये वाला रिलेशन यूज कर सकता हूँ बेटा, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकता हूँ। बच्चे नॉर्मली ये याद रखते हैं तो इसी को मैं यूज करता हूँ। मैंने कहा 8.58, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से ही कलर से काम कर रहे हैं। 8.58 डिवाइड बाय 4.29 बराबर होगा L1, ये मैं इस फॉर्मूले के मुताबिक काम कर रहा हूँ बेटा, इस बार देखिए M1 इज 8.58, 4.29, L1 नहीं पता, L2 भी नहीं पता, उसका क्यूब। ठीक है, क्यूब दूसरी तरफ जाए क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा, यानी 8.58 डिवाइड बाय 4.29 इज इक्वल टू L1/L2। बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन फाइंड इट्स रेशियो, यानी मैं कह सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8.58 डिवाइड बाय 4.29 विच इज इक्वल टू 1.26। 8.58 था, हाँ बिल्कुल सही है, 4.29 था, क्यूब रूट लिया हमने, बिल्कुल 1.2599 में 1.26। जो आ रहा है बेटा L1/L2 1.26, इसका रेशियो आ रहा है बेटा 1.26। जब ये हमारे पास रेशियो आ गया, सो वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट हियर इज A1/A2 इज इक्वल टू L1 जिसमें जगह पूरा नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ करके लिखूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ ताकि पूरा क्वेश्चन मेरा आ जाए यहाँ पे। मैं कह सकता हूँ बेटा A1/A2 बराबर होगा L1/L2 के होल स्क्वायर के। एरिया वन के बना 12.94 डिवाइड बाई एरिया टू हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू L1/L2 का कंप्लीट रेशियो हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास बराबर है 1.26 के स्क्वायर के। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, A2 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, 12.94 यही रहेगा, 1.26 का स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा बेटा, उठा के नीचे फेंक देंगे, इज इक्वल टू A2 रह जाएगा। ये स्टेप समझ में नहीं आया तो बेटा बता देना, मैंने सिंपल क्या किया, A2 का वहां लेके गया, 1.26 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, और 1.26 स्क्वायर को यहाँ लाके डिवाइड करवा दिया, ताकि स्टेप्स बचे मेरे थोड़े से। और A2 का हम डायरेक्ट कैलकुलेटर वैल्यूज पुट करके अगर हम देखें, हमारे उसका आंसर आ रहा है, मैं कह सकता हूँ कि 12.94 डिवाइडेड बाय आंसर 10.27। सेकंड बॉक्स का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 10.27 स्क्वायर मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर्स, मीटर स्क्वायर्स, स्क्वायर मीटर्स, ये आएगा सेकंड एरिया। ठीक है भाई, मजीद आगे चलते हैं।
उम्मीद है कि यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कहा हुआ ट्रायंगल एबीसी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ट्रायंगल डीईसी, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स एंड बी सी 27 सेंटीमीटर्स। हमें कह रहे हैं कि ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी दिस वन एंड ट्रायंगल सी डी ई, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ऑलरेडी सिमिलर हैं। तो इसका मतलब है इनके लेंथ का रेशियो सेम होगा। फौरन दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि हमें लेंथ ए सी फाइंड आउट करनी है ना, कौन सी लेंथ ए सी वाली फाइंड आउट करनी है, दिस वन। उसके लिए अगर हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑपोजिट साइड 27 और ये आपस में सिमिलर होंगे। हमें ये बात भी पता है कि ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 3 और ये 12। सबसे पहला रिलेशन में कौन सा बना सकता हूँ, पिंक वाले एंगल से। जो क्या बना सकता हूँ बेटा, पिंक वाले एंगल से सबसे पहला रिलेशन वो क्या है कि ए बी, पिंक वाली लेंथ ये वाली दिस वन अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ये नोन साइड से मेरे पास, तो मैं आके आके बंद करके रिलेशन बना दूं। और ये सिंगल वाला जो एंगल है दिस वन ई, और इस ई के ऑपोजिट साइड 7 और बी के ऑपोजिट साइड ये ग्रीन वाली साइड ए सी। तो मैं कह सकता हूँ ए सी अपॉन विच वन, दिस 7, ए सी अपॉन 7। एंगल के रिस्पेक्ट से काम कर रहा हूँ हर जगह में। पिंक वाला ऑपोजिट एंगल डीई था, पिंक वाला ऑपोजिट साइड यहाँ 12 है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कहा कि जो सिंगल वाला एंगल ये गिवन है ये, और दिस सिंगल एंगल इसके ऑपोजिट साइड 7 और इसके ऑपोजिट साइड एसी है, तो मैंने कहा एसी अपॉन 7। ए बी क्या गिवन है हमारे पास, ए बी हमारे पास गिवन है 12 अपॉन डीई, हमारे पास गिवन है बेटा, यहाँ पे क्या गिवन था देख लेते हैं। डीई हमारे पास गिवन है बेटा 3 इज इक्वल्स टू ए सी हमें फाइंड आउट करना है, और डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे। 12/3 इंटू 7 इज इक्वल टू ए सी। वी कैन 3 1 3 3 4 12 कैंसिल आउट हियर, 7 4 28 इज इक्वल टू ए सी। ए सी हमारे पास आ जाएगा 28, ऑल लेंथ आर सेंटीमीटर्स, हाँ सेंटीमीटर में गिवन है सब कुछ। तो 28 सेंटीमीटर ए सी हमारे पास आ जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा यही सॉल्व करने से कोई मसला नहीं, मैं साइड पर करके दिखा दिया, कोई इशू नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है, गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बराबर है L1 अपॉन L2 के होल स्क्वायर के। तो मैं समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये बेटा, फॉर्मूला बगैर लिखे भी काम कर सकते हो। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अपने स्टेप्स बचाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ एक काम। अपने स्टेप्स बचाने के लिए मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना उसको ऊपर रख लो। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ डीईसी। तो मैं ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी रख लेता हूँ, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को नीचे रखूंगा। तो L1 अपॉन L2 भी उस हिसाब से रखेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर। लेंथ वन हमने, लेट सपोज जो नोन लेंथ है वो कौन से हैं, आसानी से 3 और 12 रख सकते हैं। छोटे वाले डीईसी को ऊपर रखा है मैंने, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी अपॉन 160, एबीसी का एरिया। डीईसी छोटा ट्रायंगल ऊपर है तो इसकी लेंथ भी स्मॉल लेंथ भी ऊपर आएगी 3, और बड़े वाले ट्रायंगल को मैंने नीचे रखा है एरिया को, तो इसकी लेंथ भी 12 नीचे आएगी, 3/12। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 1 2 3 4 12 इसका स्क्वायर लगाएंगे बेटा यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी अपॉन, अच्छा 160 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके ये बन जाएगा बेटा, डायरेक्ट काम नहीं करता था कि समझ में, 160 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1/4 का मतलब 1/16। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 3 1 3 3 4 12 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो जगह एरिया ऑफ डी ई सी बराबर आ जाएगा बेटा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 160, विच मीन 16 1 16, 16 10 160, which means 10 square centimeters is our required answer। उम्मीद है कि यहाँ तक काम समझ, असल में यहाँ मैं बीच में रुक इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं अपने दिमाग के मुताबिक डायरेक्ट स्टेप से स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं आपको थोड़ी मुश्किल होगी समझने में। इस दोबारा से करके करने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए किस तरीके से आसानी से आप चीज़ समझ में आ सकती है, और आप किस तरह स्टेप्स भी बचा सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं चीज़ को। तो इसलिए बीच में रुक जाता हूँ यहाँ, अब क्या कर सकते हैं सोचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, हाँ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे,
ACD and BCE are straight lines, AB is parallel to ED। बेटा क्वेश्चन है 4024 इज आर सिलेबस कोड वन में, पेपर 11 है, अक्टूबर नवंबर 21 के 2021 कोविड वाले साल के लिए है भैया। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC। ABC और DEC अगर सिमिलर हैं, दिस टू, दिस वन ABC, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल DEC, ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो करना क्या है, ऐसे प्रूफ करना है। गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट दैट यू मेक। रीजन भी बाद में लिखेंगे, रीजन नहीं लिखेंगे तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सिंपल हमने करना क्या है, हमने करना है कि चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड तो कोई भी नहीं है। हमें एंगल सबसे पहले मशहूर जमाना हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों क्रॉस बन रहा है। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि एंगल ACB बराबर है एंगल ECD के। उससे पहले चाहो तो लिख दो कि हम ट्राइंगल ABC को मैप करवा रहे हैं ट्राइंगल CED के लिए, ट्राइंगल ECD के लिए। ठीक है, तो ये हमें क्यों क्यों बराबर है, रीजन देंगे वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स, वर्ट ऑफ एंगल्स लिखेंगे बेटा यहाँ पे। इसी के तरीके से सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, मुझे नजर आ रहा है, क्या ख्याल है, ये पैरेलल लाइंस हैं। कलर चेंज करता हूँ, डार्क कलर लेते हैं थोड़ा सा नजर आए। ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों, अगर ये पैरेलल लाइंस है, साइन नजर आ रहा है ना बेटा हमें यहाँ पैरेलल लाइंस का, तो ये जेड फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जेड फॉर्म कर रहा है ना। ये हमारे पास दिस वन, दिस इज कंप्लीट जेड। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ABC, दिस वन, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस वन CED। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि जेड एंगल्स नहीं लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरीके से क्या ख्याल है, मैं कह सकता हूं कि फॉर सपोज ये भी तो जेड बन रहा है। अच्छा, इसमें जेड बनाने की जरूरत ही नहीं है, दो एंगल्स प्रूव होगा ना डबल ए प्रॉपर्टी के तहत। हम कहेंगे अल्टीमेटली एंगल BAD भी बराबर होगा, BAD कौन सा, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल CDE, जो कि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, और हम कहेंगे देयर फोर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ट्राइंगल DEC बाय AA सिमिलरिटी टेस्ट। 3 नंबर के लिए सब कुछ लिखना लाजमी है बेटा आपको, नहीं लिखे मेरे बेटा तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। ये सारे स्टेप्स आपको शो करना जरूरी है, और तभी आपको 3 मार्क्स मिल पाएंगे। पार्ट बी पे चलते हैं बेटा। पार्ट बी में कह रहे हैं AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। AB की लेंथ हमें गिवन है, इसका मतलब आप रिमूव कर दें यहाँ से। हमें नजर आ रहा है कि AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर, AB इज 6 सेंटीमीटर, और इसकी सिमिलर साइड कौन सी है, ED 2 सेंटीमीटर, ED 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, आसान सा काम है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ, एरिया आपको गिवन है ABC का, तो हम कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो नहीं, जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर रख लो DEC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो गिवन है उसको नीचे रख लो, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे भाई, कुछ भी नहीं करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है हमें 45, दिस इज 45 इज इक्वल्स टू, थोड़ा साफ लिखें इसको बेटा हम थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 45 इज इक्वल टू लेंथ वन, अगर DEC को ऊपर रखा तो लेंथ वन छोटे वाले के ऊपर आएगी, यानी 2 अपॉन लेंथ 2 इज 6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये आ जाएगा एरिया इज अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर। और फिर ये एरिया आ जाएगा हमारे पास DEC का जो है वो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और ये 45 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर आ जाएगा बेटा 9 1 9, 9 5 45, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
अच्छा, इसको आंसर देके कंफ्यूज मत होना, 5 ही इसका आंसर आ रहा है, परेशान नहीं होना इसका आंसर देख के। इट्स आंसर इज 5, क्योंकि सर ये इतना छोटा 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि लेंथ भी छोटी है ना, बहुत छोटी, 2, लेंथ भी 2 है। बेटा उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और सिमिलैरिटी के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद इसे कुछ मजीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में कुछ मजीद टॉपिक्स जिसमें एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन से खासतौर पे उसकी मुझे वीडियो बनानी है। और स्पेशली बच्चों ने वेक्टर्स का बहुत कहा हुआ है मुझसे, वेक्टर्स के लिए मुझे वीडियो बनानी है। थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए थोड़ी सी वीडियोस लेट हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और फिर आखिर में फिर से वही बात बेटा, कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना लाजमी ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।